तो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड का जो अभी 5 से 7 दिसंबर को टीयर 2 वाला मॉक हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। मतलब वीडियो में जैसे थोड़ा सा इशू था तो उसे कम्प्लीटली अपन ने मतलब बंद कर दिया है। तो मतलब डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, क्या ही फ़र्क पड़ना है वीडियो से। क्या बोल रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर है, उसने एक चॉकलेट का बॉक्स है उसको 35% अबोव मार्क किया है सीपी से। ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली 100 मान लेंगे, बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे कि 35% अबोव मार्क किया है, मतलब ओब्वियसली जो मार्क प्राइस है वो 135 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बता रहा है कि बेचते टाइम वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है इस चीज़ के ऊपर। भाई जब भी अपन मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो वही अपना एसपी निकल के आता है, यानी कि इस 135 पे मैंने 4% का डिस्काउंट दिया, मतलब 96/100 को इस चीज को बेच दिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है कि ऐसा करने पे उसको जो ये क्या निकल के आता है एसपी, ये बोल रहा है कि ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 444 रुपए का। भाई प्रॉफिट कब होता है? जब अपन सीपी का और एसपी का डिफरेंस लेते हैं। तो ऑब्वियसली सीपी को एसपी को सोल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ इसको। देखो क्या आएगा भाई, 4 से काटेंगे ये 25 बार और ये 24 बार, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 2 बार और 27 बार कट गया बेसिकली। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लो। या फिर अब देखो इस क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई मेरे नीचे 5 चल रहे हैं, मैं अगर इस कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ तो मैं मतलब ये ऐसा दिमाग लगा सकता हूँ कि मैं सीपी को फिर 500 कर दूं, लेकिन फिर मार्क प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए पड़ा रहने देंगे अपन, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 × 24 अपन, ये जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 648 और बटे आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 444 दे रखा है इसने, यानी 444 वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाएंगे। ये वैल्यू है इन दोनों के अंतर की, भाई एसपी और सीपी का अंतर ही प्रॉफिट होता है, तो इसको इसमें से घटाना है। तो ये देखो ये 500 बनेगा, यानी घट के 148 बटे 5 आ जाएगा, वो अपॉन 5 अपन ऊपर लिख देंगे। अब निकालना क्या है वो देखते हैं कि अगर ये 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे तो इस पर डिस्काउंट देगा, यानी 135 × 80/100 में बेचेगा इस चीज को। भाई ये 4/5 आ गया, ये इसको काट देगा 27 बार और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108। ठीक है, 108 आ गया ये चीज। इसने मेरे से क्या पूछा कि अब उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। भाई ऑब्वियसली अभी भी देखो एसपी ये आई है, इसके रिस्पेक्ट में अभी भी हो तो प्रॉफिट ही रहे, कितने रुपए का होगा भाई, 8 रुपए का हो रहा है, 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 148 से डायरेक्टली 3 बार कट रहा है, 5 × 15, 15 × 8 करेंगे 120, यानी 120 का इसको क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रॉफिट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो चाहो तो इस क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। वो क्या रहेगा कि भाई 35% अबव मार्क किया और 4% का डिस्काउंट दे दिया, तो एक फाइनल रेट निकाल लो। ठीक है, जो इफेक्टिव अपन बोलते हैं कि भाई +35 किया और माइनस कितना किया, 4 किया, और अब यहाँ माइनस आ जाएगा, 35 × 4 करेंगे तो 140/100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.4 आएगा, ये 31 बन चुका है, 1.4 जाएगा तो 29.6 ओवरऑल मेरे को कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा बेबी प्लस के अंदर हूँ मैं। मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 444 का। मतलब ये वाला जो मेथड बता रहा हूँ ये ऐसा मेथड है जिससे आपको एग्जाम में ना तो मार्क प्राइस ना सेलिंग प्राइस किसी का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। जिसमें अपन ने इतना किया डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाओगे। तो जो 444 का मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो 29.6 की वैल्यू थी, मेरे को निकालनी किसकी है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, एग्जैक्ट वो वैल्यू। तो भाई प्रॉफिट या लॉस क्या है कि भाई 35% अबोव मार्क किया और 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ से भी इफेक्टिव निकाल लो। तो 35 और 20 का इफेक्टिव निकालूंगा तो +35 - 20 यानी प्लस का 15। अब उसमें से माइनस क्या होगा, 35 × 20 यानी 700/100 यानी 7 हो जाएगा, माइनस यानी 8, मतलब 8 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। समझ में आएगा, बस मैंने 2 बार इफेक्टिव लगाया, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो गया। इसको इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आएगा, 4 से काट लो, 7 चौका 28, 74 बार, 4 से काट लो 1110 बार। अब ये कट जाएंगे 37 से ये 2 बार, 37 से ये 30 बार, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 × 30 करेंगे, 120 का जो टोटल मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो इजीली निकल के आ जाएगा। अब बताओ मेरे को कोई दिमाग लगाना पड़ा क्या? मतलब जितना मैंने यहाँ पे पहले मैं सीपी मान रहा था, मार्क प्राइस निकाल रहा था, फिर सेलिंग प्राइस निकाल रहा था, फिर प्रॉफिट या लॉस बता रहा था, कोई चीज़ की नीड नहीं पड़ी। डायरेक्टली मैंने क्या किया, इन दोनों से पहले इफेक्टिव निकाला, फिर इन दोनों को इफेक्टिव निकाला, वैल्यू रखी, आंसर आ गया एक स्टेप में। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो मतलब देखो
पहली बार में जिसका किया हुआ है वो आराम से कर जाएगा, वरना तो फिर आपको इसको टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। लास्ट में करना मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 3 बोतल है ए, बी और सी की, उनमें 100 ml प्योर वाटर है, 100 ml प्योर मिल्क और 100 ml प्योर अल्कोहल है। तो ये मैंने ए बोतल बोल दी, ये बी और ये सी बोतल। इसमें 100 ml वाटर है, ठीक है, इसमें 100 ml मिल्क है और इसमें 100 ml अल्कोहल है। आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसने क्या किया, 25 ml ऑफ कंटेंट ऑफ बोतल ए इज पोर्ड इन बोतल बी। भाई 25 ml वाटर था वो इसने इसमें डाल दिया, यानी कि यहाँ से 25 ml कम हो गया और यहाँ पे 25 ml बढ़ गया। लेकिन ये नहीं है कि मिल्क बढ़ गया, भाई वाटर डाला है तो वाटर की जगह ही आएगा, यानी इसमें वाटर 25 बन गया है और मिल्क अभी भी 100 ही है, ठीक है, 100 और 25। और इसमें से 100 में से 25 कम हो गया, अब 75 इसमें बस वाटर बचा है। ये W और M और बहुत ध्यान से देखते रहना, इनसे फर्क पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है। अब आगे क्या किया कि ये ऐसा मिक्स करने के बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि 25 ml ऑफ कंटेंट ऑफ बोतल बी इज पोर्ड इनटू बोतल सी। इसका 25 ml निकाल के सी में डाल दिया। अरे तो भैया जी ऐसे थोड़ी है कि 25 ml में मेरी मर्जी से निकाल के इसमें डाल दूंगा, वो 25 ml मिल्क और वाटर के रेशियो में जाएगा। तो देखो इसमें मिल्क और वाटर थे 4:1 के अंदर, यानी कि जो मैं 25 ml निकालूंगा वो भी 4 और 1 के रेशियो में ही निकलेगा, हाँ या ना। यानी कि 20 ml तो मैं मिल्क निकाल चुका हूँ। कैसे किया मैंने कि 4 और 1 5 होता है, 5 25 की वैल्यू मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 आ गया, तो 5 के 20 और 5 एकम 5, मतलब मैंने 20 तो मिल्क निकाला है और 5 वाटर निकाला है, समझना। देखो तो भाई अब इसमें पहले से 100 एसिड था, अब इसमें मिल्क आ गया है 20 क्योंकि ये डाल रहे हैं अपन इसमें, और वाटर आ गया है इसमें कितना 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से देखो फॉलोइंग विच 25 ml ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू बोतल है। इसका 25 ml इसमें डाल दिया। पहले इनका रेशियो ले लो, रेशियो लेंगे 5 से 1 बार, 5 से 4 बार, 5 से 20 बार। भाई ये भी 25 ही बन रहा है, मेरे को भी 25 ही निकालना है, मतलब इसी रेशियो में चले जाएंगे, यानी कि 20 ml तो एसिड आ जाएगा इसके अंदर। तो देखो एसिड कितना आ गया 20, मिल्क कितना 4 आएगा, ठीक है, मिल्क आ गया 4, और वाटर कितना 1 आएगा। पहले से वाटर कितना था 75, तो 75 और 1 कितना हो जाएगा 76, इसमें वाटर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर पे चलते हैं। भाई ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन बोतल ए में अल्कोहल मतलब 20, इसका रेशियो लेना है मिल्क इन बोतल सी में मिल्क। भाई 20 था उसमें से मैं 4 निकाल चुका तो 16 बचा है, तो 20 और 16 का रेशियो लेना है, रेशियो लेंगे 5:4, आंसर आ जाएगा। दम वाली बात नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी है, बस करना क्या है कि इधर उधर करना है। जो थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है, पहली बार में क्या पता आंसर आए भी ना, क्या पता कुछ मिस हो जाए, इसलिए इसको मैंने क्या बोला कि लेंदी है और लास्ट में अटेम्प्ट करना। पे चलते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इस चीज़ के बराबर है, वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब देखो इधर √7 है, मतलब हर एक ये जो वैल्यू है इसमें √7 कुछ ऐसा मिल रहा होगा जो पक्का देखना। √28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 7 × 4 लिखा जा सकता है। तो इन सारों को अपन ऐसे ही ब्रेक कर रहे होंगे कि 7 तो रूट में रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीज आएगी उसका रूट ले लेंगे। तो डायरेक्टली बस अपन लिखते जाते हैं। √28 को मैं लिख देता हूँ 2√7। अब 448 में मेरे को 7 का फैक्टर ढूंढना है, तो भाई इसको 7 का मल्टीपल बना के लिख दो। कैसे लिखेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, या फिर 7 × 42 कर लो, और फिर 28 के लिए 4 आ जाएगा। अब 64 का रूट कितना होता है 8, तो मैं 8√7 डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। फिर अब 847 है फिर से, तो 7 का मल्टीपल लिखना है, यानी कितना आ जाएगा, पहले 1 बार फिर 2 बार फिर 1 बार, 121 आ जाएगा। ये 11 का होता है, तो 11√7 आ गया। फिर से नीचे देखो 63 है, 63 को 7 × 9 लिखेंगे, मतलब 3√7 बन जाएगा, और इंटू 175 है, तो ये कितना बनेगा, 7 से 2 और फिर 5 25 बनेगा, यानी 5√7 आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो 11 और 2 13, 13 में से 8 गया, 5√7 आ गया ये, और ये वाला 5√7 इसको काट देगा, तो 1/3√7 बचेगा सिर्फ, वो 1/p√7 के बराबर है। कंपेयर करेंगे दोनों को, p की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन को निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। भाई जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था अपन ने, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन देखे थे, उनमें कोई था स्लोप वाला फॉर्म, कोई इंटरसेप्ट वाला फॉर्म। जब भी अपन को 2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, तो अपन को क्या करना होता है, एक तो स्लोप पता लगाना है, मतलब m की वैल्यू चाहिए मुझे,
और एक मुझे क्या चाहिए कि मैं इनको सेटिस्फाई करवा सकूँ। आप देखो दो तरीके हैं करने के, या तो आप इन ऑप्शनों को सेटिस्फाई करवा के देख लो, उसके लिए थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए कि मैं चारों ऑप्शनों में रख के जल्दी से देख पाऊँ कि कौन से को कर रहा है, पर उसमें रिस्क है कि दो को भी कर जाएगा तो फिर अपना वो टाइम वेस्ट निकलेगा। तो बेटर है कि मैं m निकाल लूँ, और जो फॉर्म होती है अपनी की y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ठीक है, इंटू x माइनस x1, इसमें वैल्यू रख दूं मैं निकाल के, या फिर ये वाली चीजें। और m यानी स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। सारी वैल्यूज रख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। y माइनस y1 इनमें से कोई सा को भी मान लो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y माइनस y1 करना है यानी 7 आ जाएगा बराबर में। अब स्लोप निकालना है तो देखो कैसे बनेगा कि भाई मैं करूंगा -1 माइनस 7 यानी -8, फिर क्या आएगा 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 6 बन जाएगा ये, फिर आ जाएगा x माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मैंने y1 में 7 यहां से माना है, तो अब x1 मेरे को लिखना है तो मैं ये ही लिख पाऊंगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि ये अगर y1 है तो ये x1 होगा, ये y2 है तो ये x2 होगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे अब -2 आएगा यानी ये +2 बन जाएगा, ठीक है। ये 6 इधर भेज देते हैं, या फिर इनको काट लो, 4 और 3, ये 3 इधर भेज दो तो 3y माइनस 21, ये बन जाएगा -4x और माइनस का 8। ये इधर आ जाएगा तो बनेगा 4x और 3y दोनों ही प्लस के आएंगे। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों प्लस के आगे, 8 इधर आके इसमें से घट जाएगा तो 21 में 8 जाएगा, माइनस का 13 बचेगा, जो सी वाला ऑप्शन है एकदम से सही हो जाएगा। बाकी वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपन अगर कैलकुलेशन की तेज स्पीड रख रहे हैं तो डायरेक्टली ऑप्शन में भी मैं ये या फिर ये कोई सा भी रख के देखता, मेरे को पता लग जाता, ठीक है। और बाकी अपन को ये भी पता है कि भाई स्लोप मेरे को निकालना है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला टाइप दे रखा होता है। स्लोप में कैसे निकालता हूँ, डायरेक्टली मैं -a/b से देख सकता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ से स्लोप निकाला, मेरा स्लोप कितना आया था -4/3। मैं डायरेक्टली चेक कर पाता हूँ कि इनमें से कौन से ऑप्शन में -4/3 आएगा। भाई इसमें नहीं आ पाता, इसमें भी नहीं आ पाता, स्लोप सिर्फ इन दो में आता। फिर मैं इन दोनों में इनमें से ऑप्शन रख के देख लेता, जिसमें भी सेटिस्फाई करता वो आंसर हो जाता। डिपेंड करता है वो मेथड अपन को कौन सा स्ट्राइक कर रहा है एग्जाम में, ठीक है। देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ कंपाउंड शेप निकालना है। दो तरीके बन सकते हैं, या तो आप क्या करो कि इन तीनों जो आकृतियां हैं, मतलब कि जैसे 2 ट्राइंगल और 1 रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल के ऐड कर दो। या फिर और ज्यादा बेटर मेथड क्या है कि ये मेरे को एक ट्रेपीजियम जैसा नजर आ रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है 1/2 इंटू हाइट करो, और जो दोनों पैरेलल साइड है उनको ऐड कर दो, मतलब L1 प्लस L2 कर दो। बहुत ही इजी सी है, कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 1/2 इंटू हाइट की वैल्यू 8, L1 L2 करना है 13, प्लस ये पूरी 32 लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये 25 है ये 7 है, तो 13 प्लस 32 आ जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 45 आएगा, ये 4 बनेगा। 45 इंटू 4 करेंगे 180, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन है, ऐसी चीजों में घबराने की नीड है ही नहीं। देखो ये क्या बोल रहा है 6 नंबर में। अब इस क्वेश्चन को है ना x मान के अपन करने जाएंगे तो ये भाई टाइम खा जाएगा, इक्वेशन भी बनानी पड़ेंगे, लफड़ा सा है वो फालतू का। बेस्ट मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड से सोल्व करें। कि भाई देखो रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ अमन और आलोक का, मतलब यहां मैं लिखता हूं अमन और यहां मैं लिखता हूं आलोक, इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है मेरे को 11/13, ठीक है। 4 साल पहले इनका रेशियो था 5/6, यानी कि ये जो एज है ये इनके 4 साल पहले की है, ठीक है। ये मेरे से क्या बोल रहा है, एज ऑफ अमन आफ्टर 5 ईयर बताओ। मतलब ऑब्वियसली मेरे को पहले प्रेजेंट अगर मिल जाएगी तो मैं आगे पीछे कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक दिमाग लगाने की कोशिश करा करो इन क्वेश्चनों में कि भाई आज जैसे मान लो आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, और आज से 10 दिन बाद में आपके भाई का बर्थ हुआ है, तो आपके जो दोनों की एज है उसमें 10 दिन का गैप है। तो आप अगर 50 साल के भी हो जाओगे तो भी आप दोनों के बीच में 10 ही दिन का गैप रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर देखो यहाँ पे 1 का गैप है तो यहाँ 2 का गैप कैसे हो सकता है, पहले अपन को सबसे पहले ये सेम करना है। तो करना क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ अंतर 1 था, उससे इनको गुणा करना है, और यहाँ 2 का अंतर है उससे इनको गुणा करना है। तो ऑब्वियसली मैं इनको 2 से गुणा कर लेता हूँ, 1 वाला तो कोई सेंस नहीं है, तो ये 10 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अब देखो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ईजी चीज बढ़ गई। अब देखो यहाँ 10 से 11 1 बढ़ रहा है, यहाँ 12 से 13 1 बढ़ रहा है, लेकिन मेरे वैल्यू में 4 का फर्क था, यानी 4 वैल्यू बटा 1 किसकी वैल्यू बटा किसकी, मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, मेरे को अमन की एज निकालनी है। मैं अमन की एज 11 निकाल देता हूँ। अमन की ये 44 जो है वो प्रेजेंट एज आ गई, पर मेरे को तो 5 साल बाद की चाहिए, इसमें मैं 5 ऐड करूंगा, यानी 49 मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इजी है या नहीं है।
ये वाला मेथड। एक दो बार मतलब जैसे ये चीज़ें हार्ड लग सकती हैं नहीं पढ़ोगे तो, बाकी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके जाओगे, मतलब 2-3 अच्छे वाले एग्जाम्पल इसके ट्राई कर लोगे तो ये बहुत ईजी मेथड लगेगा। ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये बताना है अपन को। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो भाई ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन सबसे पहले तो। ये बनाया मैंने A, ये B, ये C। ये क्या बोल रहा है, अगर साइड BC को एक्सटेंड कर दें अपन D तक, ये एक्सटेंड कर दिया D तक, ये बोल रहा है ACD जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर बता रहा है, ये ACB और BAC के, मतलब इसके और इस वाले एंगल के। अरे नहीं, ये तो ऑपोजिट वाले दोनों सम के बराबर होता है, यानी इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा ये वाला एंगल। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट मिला दें ABC के, यानी ये वाला और ये वाला, और इनको ज्वाइन करवा दें, तो ये बोल रहा है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो सिमिलर बनेगा। हाँ भाई, ये बात एकदम सही है कि ये सिमिलर बनेगा इसके। लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ होगा। अरे हाफ नहीं होता भाई, 1/4 होता है। ये जो ये अपन बनाते हैं ना, ये इसको मतलब ये चारों अब इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल बन जाते हैं, तो हाफ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पे आते हैं। क्या बोल रहा है 8 नंबर में, देखो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आज वाले पेपर में, तो दम वाली बात ही नहीं थी। एक क्वेश्चन आया अभी तक जो ठीक था, सेकंड नंबर वाला, बाकी तो सब इजी है। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 7 हो गया। 8 देखो, अमृता ने 40% डिस्टेंस कवर करी इस स्पीड से और बची हुई डिस्टेंस कवर करी इस स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है अपन को उसकी जर्नी की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। भाई टोटल डिस्टेंस तो है मेरे पास में कि वो 100% डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लेते हैं भाई ये वाले 40%, ये वाले 60%। ठीक है, मतलब 100% हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है लिखने में। टाइम का मुद्दा है इस क्वेश्चन में कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने 40% की दूरी कवर करी है 20 की स्पीड से, तो देखो मैंने क्या कर दिया, दूरी बटे स्पीड कर दिया, ये टाइम निकाल दिया। अब बची हुई 60% दूरी वो 12 की स्पीड से कर रहा है, ये भी मैंने टाइम निकाल दिया। ठीक है, ये देखो 2 आएगा, ये देखो 5 आएगा, तो ये आ गया 100/7 आ गया। खाते कम 7, 30 बचा, तो 7 चौका 28, 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 14.3 वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कोई मुश्किल चीज थी क्या, अभी बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। अगर मान लो टाइम दे देगा तो डायरेक्टली मैं टाइम लिख देता, टाइम नहीं दिया तो मैंने कैलकुलेट कर लिया उस टाइम को, नॉट अ बिग डील। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं। पैरेललोग्राम की साइडें दे रखी है मेरे को, ये एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। मैं पहले पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, एक भाई छोटा सा आइडिया मिल जाएगा मेरे को। इसने दे रखे हैं पॉइंट्स A, B, C और D। ठीक है, इन पॉइंट्स के बाद में इसने इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। ये वैल्यू वैसे देखो डायग्राम बनाने के लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइडें होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो AB के बराबर CD होगा, यानी ये और ये बराबर होंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको एक्स और वाई में। फिर इन दोनों को कर दो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो 3x - 4y बराबर होगा 2x + 3y के। ये उधर जाएगा x, ये उधर जाएगा 7y। ठीक है, इसको रखे रखो। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 4x + 4 = 4y + 6। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 4x - 4y और बराबर में 2 बन गया। ठीक है, x की जगह पे 7y रख देते हैं अपन, तो 28y बन जाएगा ये, और -4y बराबर 2। ये बन गया कितना, 28 में से 4 जाएगा, 24y बराबर 2। या फिर मैं y निकालूंगा तो 2/24 मतलब 1/12, और यहाँ y की जगह 1/12 रखूंगा तो x = 7/12 मिल जाएगा। प्योरली कैलकुलेशन है, मतलब क्वेश्चन में दिमाग लगाने का मुद्दा कहीं बचता ही नहीं। लेकिन करना क्या है भाई इन x और y का, इसने बोला x + y बताओ, तो इन दोनों को जोड़ दो, 8/12 आएगा x + y करने पे। 8/12 का मतलब क्या है, 2/3। 4 से काट दिया मैंने, 2/3 चेक किया, डी वाला ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इजी पीजी चीज है एकदम। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि देखो इसको भी करने के 2 तरीके हैं। एक तो एकदम जो अपना बेसिक है कि भाई आप 61 × 139 कर लो, उसमें 33 × 121 करो और 33 × फिर 154 करो, इनका टोटल निकालो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये नंबर्स आएंगे और उनका एवरेज इजीली निकाल पाओगे। पर बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब भयंकर कैलकुलेटिव चीज़ है, लाजमी नहीं है एग्जाम में करना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करना और घटाना जोड़ना तो मतलब बहुत मुश्किल है। आसान तरीका क्या रहेगा कि भाई जो ये मेरे 5 नंबर है ना, इन 5 नंबरों का एवरेज ही मैं 139 मान लेता हूँ। ये तो बहुत इजी मेथड होता है। ठीक है,
मैंने क्या मान लिया कि इन पांचों नंबरों का एवरेज 139 है। अब इन 33 नंबरों का एवरेज इस 139 से कितना कम है भाई, ये देखना है बस मुझे। तो 18 कम है, तो मैंने लिख दिया -18। और बचे हुए जो 33 नंबर है उनका एवरेज 154 है, ये कितना ज्यादा है, तो ये 15 ज्यादा है। अगर मैं, चलो 139 अपन ने माना था एवरेज, उसको यहां लिख देते हैं। अगर मैं देखूं कि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो भाई यहाँ +15 है, यहाँ -18 है, यानी टोटल -3 का अंतर आ रहा है। मतलब जो भी मेरा एवरेज है वो -3 होना चाहिए। अब ये -3 कितने नंबरों पर इफेक्ट डाल रहा है, भाई यहाँ भी 33 नंबर थे, यहाँ भी 33 नंबर थे, तो अगर सबका मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये -99 कर रहा है मेरे एवरेज को। टोटल वैल्यू में देखे तो ये एवरेज में कर रहा था। मेरा एवरेज पहले मैंने क्या माना था 139। अब अगर मैं इस एवरेज से भी टोटल वैल्यू निकाल लूं तो ये 139 5 नंबरों का एवरेज था। अगर मैं इनका टोटल निकालता हूं तो 139 इंटू 5 करेंगे, 9 पंजे 45, 13 पंजे 65 और 4 695 आ गया। अब देखो पहले मेरा टोटल था 695, उससे मेरे को 99 कम करना है। मैं तो बस ये देख लेता हूं कि ये जो 99 एवरेज कम हुआ है ये कितने नंबरों पे इफेक्ट डालेगा। तो भाई टोटल 61 नंबर थे, उनमें से 5 नंबर अपन पहले हटा चुके थे, यानी टोटल 56 चीजों पे ये इफेक्ट डालेगा। इसको सॉल्व करो भाई, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा काटने पे, देखो 56 से एक बार जा रहा है, फिर 56 से ये 7 के लगभग जाएगा, यानी 1.7 समथिंग आ जाएगा। तो 1.7 रख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था, यानी कि जो भी मेरा एवरेज मैंने 139 माना था उसमें मेरे को ये 1.7 ऐड करना पड़ेगा। इतना मेरा अब टोटल नया एवरेज आएगा, यानी कितना आ जाएगा 140.7 के लगभग कुछ आंसर मिलेगा मेरे को। 140.8 वाला ये जो ऑप्शन है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया कि मैंने जो 5 नंबर दे रखे थे ना जो इनका पूछा था, उन्हीं का एवरेज को 139 ही मान लिया, 139 मान लिया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि ये 139 से जो मेरे 33 नंबर है उनका एवरेज कितना कम है और कितना ज्यादा है। मैंने ओवरऑल निकाला कि भाई -3 आ रहा था और ये मेरे 33 नंबरों पर इफेक्ट डाल रहा था, यानी टोटल -99 हो रहा था मेरा एवरेज। और ये जो 99 एवरेज मेरे को माइनस करना था ये सिर्फ 56 नंबरों पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि 5 अपन ऑलरेडी देख चुके थे। यानी कि ओवरऑल मेरे एवरेज में 1.7 की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जब भी वो एवरेज माइनस वाला जो है वो कवर हो पाएगा, ठीक है। तो मेरा एवरेज 139 था, उसमें मैंने ये 1.7 ऐड किया, अप्रोक्सीमेटली 140.7 यानी 140.8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 11 नंबर पे चल लेते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क करना और मजे आ जाने वाले हैं, ठीक है। आज के पेपर में मतलब एक तो ये 11वां, एक पिछला 10वां, एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मजेदार थे, बाकी तो इतना दम वाली बात नहीं है क्वेश्चंस में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है वो सर्टेन वीट को 2 इक्वल क्वांटिटीज में बेच रहा है, ठीक है, और एक के ऊपर 12.8 का ज्यादा फायदा हो रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, और जिस पे ज्यादा फायदा हो रहा था उसको उसने 7.5% के डिस्काउंट पे बेचा 8.5 रुपए प्रति किलो का, ठीक है, ये प्रति किलो की बातें करी हैं, और दूसरे वाले को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा। कॉस्ट प्राइस 1 किलो की दे रखी है, तो वो बोल रहा है टोटल डिस्काउंट इसने कितना दिया टोटल वीट जो बेचा उसके ऊपर। तो पहले अपन 1 किलो के ऊपर निकालेंगे और फिर अपना जितना भी वो क्वांटिटीज होंगी उसके ऊपर निकाल देंगे गुणा करके इजिली। तो कैसे करेंगे, देखो भाई 18.5 रुपए प्रति किलो में वो बेच रहा था, मतलब ये सेलिंग प्राइस थी। इस सेलिंग प्राइस पे अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूं तो मेरे को मार्क प्राइस मिल जाएगी, यानी इंटू 100 और 7.5 का डिस्काउंट देगा, मतलब 92.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मार्क प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखी थी, पॉइंट हट गए, ये इससे 5 बार कट जाएगा, ये इससे 20 बार कट जाएगा, मतलब मार्क प्राइस 20 आ गई। दूसरे वाला भाई 20 का था, उसके ऊपर एक तो 6% का डिस्काउंट दिया, मतलब 94/100, फिर एक 5% का डिस्काउंट दिया, 1/20 होती है, मतलब 19/20, 20 से 20 गया, इनको गुणा करेंगे, 19 चौके 76 और 171 और 7 178, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको 17.86 में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गई, और इसकी सेलिंग प्राइस अपने पास में 18.5 थी ऑलरेडी। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, पढ़ो। ये बता रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 किलो के 12.5 है, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ 18.5 में बेच रहा था, 12.5 की चीज थी, मतलब टोटल वो क्या कर रहा था, 6 का फायदा कमा रहा था। इधर देखो 12.5 की चीज थी, 17.86 में बेच रहा था, मतलब टोटल 5.36 का फायदा कमा रहा था। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पार्ट पे वो 12.8 ज्यादा फायदा कमा रहा है दूसरे के कंपेयर में। क्वेश्चन में तो देखा है 12.8 ज्यादा कमा रहा है, मेरे लिए 1
नहीं, एक भी क्यों, 0.64 मेरे लिए 0.64 ज़्यादा कमा रहा है। यहाँ से क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 64 का दुगना होता है और एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट जाएगी, एक रह जाएगी, वो 0 ऊपर आ जाएगा। मतलब 20 किलो वो टोटल डील कर रहा है, मतलब कि जो 2 इक्वल क्वांटिटीज में बेच रहा है वो 20 किलो है। अब बस मेरे को ये पता लगाना है कि उसने 1 किलो पे डिस्काउंट कितना दिया, फिर मैं टोटल डिस्काउंट टोटल वेट सोल्ड पे इजीली निकाल पाऊंगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? देखो पहले वाले में तो 20 की चीज थी, उसको 18.5 में बेच रहा था, मतलब 1.5 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा था। और सेकंड वाले में 20 की चीज को 17.86 में बेच रहा था, मतलब 2.14 का डिस्काउंट दे रहा था। टोटल देखेंगे तो 3.64 का डिस्काउंट दिया उसने। तो 3.64 का टोटल डिस्काउंट दिया 1 किलो पे, टोटल डिस्काउंट को मैंने जोड़ लिया है। और 20 किलो मेरा माल था, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 7.28। और अच्छा मतलब 1 पॉइंट हटेगी ना तो 72.8 आ जाएगा। 72.8 मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि आपको बस ये निकालना था कि 1 किलो के ऊपर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, और क्वांटिटी अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, उसको उससे गुणा करेंगे तो टोटल डिस्काउंट जो है वो कितना है वो इजीली निकल पाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 12 नंबर के ऊपर। 12 नंबर में क्या बता रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल जार है जिसकी रेडियस 14 है और हाइट 40 है। लिख देता हूं मैं ये चीजें, रेडियस 14, हाइट बराबर 40। इसको फिल किया है वाटर से 24 सेंटीमीटर की हाइट तक। मेरे को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आगे क्या बोल रहे हैं, एक स्फेरिकल बॉल डाली इसके अंदर, और वो डालने से जो वाटर लेवल है वो इतना राइज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल बताओ भाई। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये आपका सिलेंडर है, ये पानी से भरा हुआ है, मान लो यहां तक भरा हुआ है, इसमें मैंने एक बॉल डाली, जितना सिलेंडर के पानी में राइज आएगा उतना ही तो वॉल्यूम मतलब ये बॉल कवर कर रही होगी। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेता हूं। हाइट में ये वाली लेने की बजाय मैं पानी से जितनी हाइट का लेवल राइज हुआ है वो ले लेता हूं। यही करना था बस। तो क्या आ जाएगा, 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 × 14, हाइट में 40 लेने की बजाय 6.75 ले लूंगा। इतना ही काम करना है बस इस क्वेश्चन में। 7 से 14 2 बार कट गया, 22 × 14 दूनी 28 आ जाएगा। और ये सब भी नहीं करना, और मेरे को बेटर चीज दिख गई कि भाई जो भी मेरा ऑप्शन मिलेगा वो पक्का 22 का यानी 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से डिवाइड हो रहा होगा वो। तो देखो 2 और 1 3, भाई ये तो नहीं हो रहा। 5 और 8 ये भी नहीं हो रहा। ये 9 और 9 ये हो रहा है भाई। ये 4 और 7 ये भी नहीं हो रहा। मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, ये करेक्ट मेरा आंसर मिलेगा। और आप इस चीज को सिंप्लीफाई करके देखना। आप देखो 22 × 28 × 6.75, यूनिट डिजिट देखो ना कि 8 दूनी 16। अच्छा ये भी तो कटेगा ना, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 100% यही ऑप्शन मिलने वाला है। समझ में आ गया? इजी चीज लगी होगी। 13 नंबर पे आ जाते हैं। और ये चीजें दिख जानी चाहिए भाई एग्जाम के अंदर। देखो पहले मेरा कोई दिमाग नहीं था, मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करते हुए आ रहा था, और अगर मेरे को ये 22 वाली चीज नहीं दिखती ना तो मैं पक्का इसको गुणा ही करता। पर क्यों, मेरे को अचानक वो दिख गया तो मैंने वो चीज कर ली, टाइम बच गया, आंसर आ गया। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं। PQR एक टैंक को इतनी इतनी देर में भर सकते हैं। PQR भर रहे हैं 10 में, 20 में और 40 में। मतलब मेरे को टोटल वर्क ऑब्वियसली 40 ही मानना है, इनका एलसीएम। ये 4 मिनट, ये मतलब सॉरी 4 एफिशिएंसी, इसकी 2 एफिशिएंसी, इसकी 1 एफिशिएंसी। आगे क्या बता रहे हैं, देखो कि इनको अल्टरनेटली ओपन किया है PQR के ऑर्डर में। ठीक है, यानी ऐसा ही ऑर्डर चला है और अल्टरनेट कर रहा है। बस एक ये वर्ड का ध्यान रखना, हाउ मच टाइम पूछ रहा है। तो मेरे को 40 काम करवाना है, 4 5 6 और 1 7 काम हो रहा है 3 मिनट में। भाई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, 40 पे पहुंचना है, मैं 5 से गुणा कर देता हूं तो 35 काम हो जाएगा 15 मिनट में। हाँ या ना? अब देखो क्या होगा, अब P वाला बंदा आएगा, 4 काम करेगा, 1 मिनट ले लेगा। भाई 16 मिनट हो चुके हैं और 39 काम हो गए, मेरे को तो 40 काम करवाना है। तो मतलब एक काम और बचा है, यानी ये वाला बंदा आधा मिनट और ले लेगा काम करने में। तो 16 और 1/2 मतलब 16.5 मिनट लग जाएंगी, या फिर 0.5 बोल दो, बात देखिए। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी भाई बहुत शानदार क्वेश्चन आज के पेपर का। इसमें क्या बता रहे हैं कि मिनिमम रेडियस बतानी है एक हेमिस्फीयर की जिसका टोटल सरफेस एरिया इंटीजर हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? ना मेरे को कोई वैल्यू पता है, ना मेरे को कोई ज्ञान है, कुछ नहीं लगाना। देखो मेरे को ये बता दो बस कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है एक हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का देखो मैं एक नॉलेज की चीज बताता हूँ भाई। जब मेरे पास में स्फेयर होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब भाई बच्चों का दिमाग पता है क्या लगता है कि अगर हेमिस्फीयर ले रहे हैं तो जस्ट इसका आधा 2πr² लिख देंगे अपन TSA। अरे नहीं, TSA जब ये लेगा ना तो देखो ये एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है, यानी इसमें πr² ऐड हो जाता है और मेरा टोटल जो सरफेस एरिया है वो 3πr² बन जाता है। तो TSA क्या होता है 3πr²।
अब इसने क्या बोला कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखो मेरे को 3 से कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर ही है। आर का स्क्वायर, मैं आर में कैसी भी वैल्यू रखूंगा उसका स्क्वायर ऑब्वियसली होगा, तो वो उसको इंटीजर ही बना देगा। मेरे को दिक्कत देगी ये चीज, हाँ या ना, कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये पाई मेरे को इस आंसर को इंटीजर लाने ही नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस आर की एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जिससे ये बस पाई कट जाए मेरा, समझ रहे होगे, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी एक इंटीजर नंबर लाना है, तो मेरे को कोई एक वेरिएबल तो चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन में मैं वो वेरिएबल एक्स मान लेता हूं, यानी 3 इंटू आर की जगह अपन सोल्व कर रहे हैं, मतलब आर की बातें कर रहे हैं, मिनिमम रेडियस निकालनी थी, यानी इस आर को मैंने मान लिया एक्स अपॉन में रूट पाई। अब देखना कई बच्चों को सोचेंगे कि भाई ये कितना इतना दिमाग कैसे लग गया, मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे को पता था आर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर होगा रूट पाई का, अगर मैं स्क्वायर करूंगा जब भी तो नीचे पाई आ पाएगा। देखो मैं पहले पूरा ही लिखूंगा, रूट पाई लिखूंगा, ऊपर एक्स लिखूंगा, अब मैं इसका स्क्वायर लगाऊंगा, इंटू पाई करूंगा। अब देखना एक चीज कि भाई ये देखो ये बनेगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, रूट पाई का स्क्वायर करेंगे पाई, यहाँ भी पाई, ये दोनों कट जाएंगे। यही तो मेरा टीएस से चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि मिनिमम रेडियस जो है वो 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, हाँ या ना, यानी कि ये जो आंसर है, मतलब एक्स अपॉन रूट पाई जो है ये मेरा ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि x ग्रेटर देन 2 रूट पाई आना चाहिए। अब देखो बात बन रही है, मेरा सही आंसर आ जाएगा, यहाँ से बिल्कुल इंटीजर मिल जाएगा मेरे को, ये होना चाहिए, यानी x क्या आना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 2 इंटू अब पाई का रूट, यानी 3.14 का रूट। अब देखो भाई इसके दो तरीके हैं, या तो अप्रोक्सीमेशन लगा लो, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना तो आप रूट निकाल लो, मैं दोनों चीजें बताऊंगा। भाई देखो इसको 3.14 देखो ही मत, आप इसको 314 देखो, जस्ट किसके रूट से बड़ा है भाई, 289 वाले रूट से बड़ा है और 324 वाले से छोटा है, मतलब 17 और 18 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 1.7 1.8 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी, लगभग मान लिया मैंने। इसका डबल करना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3.4 से बड़ा, मेरे को जस्ट एक इंटीजर चाहिए, यानी कि 4 आ गया मेरा इंटीजर, मतलब x की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब x 4 मिल गया। अगर x 4 है तो 4 अपॉन रूट पाई मेरे r की वैल्यू हो जाएगी, जो मिनिमम रेडियस होगी जिसपे मेरा टीएस है इंटीजर आएगा, आया ना। 4 अपॉन रूट पाई कौन सा आंसर है, ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आया होगा भाई, मैं बता रहा हूँ ये वाले बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके जो सुकून मिलता है, जिनमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं। अमित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि भाई इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी अपन इनका क्या लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट, और सबसे पहले अपन अमित का लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा 65,000, ठीक है। फिर नीचे अपन इनका टाइम लिख देंगे। अब क्या है, अंकित ने ज्वाइन किया है इसको, कितने 3 महीने बाद में ज्वाइन किया, मेरे को ये नहीं पता है कि 1 साल की बात करा या 2 साल की, देखो लेकिन लिखा है एट द एंड ऑफ अ ईयर। इसके बारे में और कुछ नहीं बताया, मतलब पक्का जो इसका पैसा है वो 12 महीने के लिए रहा होगा, मैं इंटू 12 कर देता हूँ। भाई अंकित ने इसके 3 महीने बाद में ज्वाइन किया, मतलब अंकित का पैसा 9 महीने रहा है, और कितना कैपिटल है उसका, 60,000 कैपिटल है, ठीक है। ये 60,000 आ गया। इनके बाद में बंदा कौन सा है, लेकिन देखो एक वर्ड और क्या बोल रहा है, आफ्टर अनदर 6 मंथ। इसका इसका क्या मतलब है कि इसके भी 6 महीने बाद में, यानी कि इसके भी 6 महीने बाद में, मतलब इसका पैसा देखो 3 महीने तो ये कट गए, 6 ये कट गए, सॉरी, तो मतलब 9 महीने कट गए, यानी जो ये तीसरा बंदा है इसके पैसे 3 ही महीने रहेंगे। कौन है ये, अनमोल है ये बंदा। अनमोल का कितना पैसा लगा है भाई, 1,20,000 रुपये लगे। बेस्ट चीज क्या रहेगी, मैं इन सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है इनमें से 3 जीरो उड़ा दूंगा, ठीक है। अब इजीली हो जाएगा सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने इतना प्रॉफिट बनाया, मतलब 42,000 प्रॉफिट बनाया, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए जिसकी। अगर देखो ये और सिंप्लीफाई हो रहेंगे तो कर लेंगे भाई, 12 से देखो 60 कट जाएगा 5 बार, और ये कट जाएगा 10 बार, तो इसका तो 65 हो जाएगा प्रॉफिट, इसका 5 ने में 45 हो जाएगा, इसका 10 दिए 30 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी बनेगी, 60 हो 40 100 130 135 140 की वैल्यू बनेगी। मेरे को क्या चाहिए, हर एक का चाहिए, एक ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो सबसे अलग दिख रही हो। जैसे देखो ये दोनों में सेम, सभी सेम सेम है, तो भाई फिर ये इजी कैलकुलेट होगा, तो ये कर लो फिर। तो देखो मैं 30 की वैल्यू निकालूंगा, अब तो 30 रख दिया मैंने, ये कट गया 14 से 42 3 बार कट गया, 3 3 9 9,000 आएगा लास्ट वाले बंदे का, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। अब यही दोनों अलग दिख रहे हैं, तो 45 की निकाल देते हैं अपन यहाँ से, 45 दिए कितना होता है 135, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
बस फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जो मेरे को बेटर लगेगा मैं उनको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। 16 नंबर पे आते हैं। मतलब टिप एक इस क्वेश्चन की यही है कि इसको बस काट के आप छोटे से छोटा बना लो इन रेशियोज को, बाकी कोई इशू नहीं है। 16 नंबर में क्या बता रहे हैं कि एक आइटम की जो सेल है वो 2000 साल के अंदर 20% से इंक्रीज हुई, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करा जाएगा तो, और डिक्रीज हो जाती है 15% से नेक्स्ट साल में। ये बोल रहे 8400 आइटम सोल्व हुए 1999 में, मतलब 8400 आइटम थे पहले, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 20% से इंक्रीज हो गया। भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि ये 5 से 6 हो गया। उससे नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ 15% से डिक्रीज हो गया। या तो लिख दो इसको 85/100 लिख दो, या फिर 17/20 लिख दो। मैंने मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 से 3 कम हो गया 17/20 हो गया। ये बोल रहे 2001 में कितने बेचेगा, तो इतना ही बेचेगा। इसको सोल्व कर लो भाई, 20 से ये कट जाएगा 420 बार, 5 से इसको काटेंगे 84 बार। कैसे काटा इतना जल्दी कि इसका डबल करके एक जीरो हटा दिया। अब सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना हार्ड कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा। 17 का मल्टीपल देखने जाऊंगा तो भी बड़े ऑप्शन है, यूनिट डिजिट लगा दो। 4 गुणा 6 किया 24 आया, मतलब यूनिट डिजिट 4, फिर 4 को 7 से किया 28, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 मेरे को एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, मैं सही करता हूँ। समझ में आया? अगर मान लो 2-3 ऑप्शनों में अगर ऐसा 8 8 8 होता तो फिर डिजिटल सम लगा देता है इसमें, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, 17 नंबर पे आते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, मैं एक का निकाल लूंगा फिर उसका डबल कर दूंगा। एक का भी कैसे निकालेंगे, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 होता है, ये 120 दे रखा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा मतलब क्या रहने वाला है प्राइम फोकस, कि मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल दूं और फिर इस ट्रायंगल का उसमें से घटा दूं, तो ये वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया बच जाएगा। कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहले मैंने सेक्टर का एरिया निकाला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 60/360 इंटू पाई का मतलब 22/7। पाई तो पाई रख रखा है, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में सही कर देंगे। और आर तो की वैल्यू तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जब मेरे को ए की साइड पता होती है तो मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा लगाता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 6 बार कट जाएगा, तो 1/6 पाई 4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस 1/2 आ गया। a इंटू बी मतलब 4 इंटू 4 ही बनेगा, फिर से 16 बन जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2। अब इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है या जो भी कट रहा है वो काट लो। देखो 4 से 16 कट गया 4 बार, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 8 बार, तो ये बन गया 8π/3 और माइनस में 4√3। अब यही आंसर नहीं है, टिक मत कर देना, ढूंढने मत लग जाना, इसको डबल भी करेंगे अपन, क्योंकि ये एक का ही आया था, 2 का निकालना था। तो अब देखो क्या होगा भाई, 2 को अंदर गुणा कर दो तो ये बनेगा 16π/3 और माइनस 8√3। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शनों में या तो बाहर 4 है या 8 है, 8 ही कॉमन निकल रहा है, मैक्सिमम 8 ही निकाल देता हूँ, तो 2π/3 और माइनस में √3 बचेगा। ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर पे आ जाओ। क्या बता रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टिसेस दे रखी है, सेंट्रोइड दे रखा है, बीजी की लेंथ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है ये, बताओ कैसे करेंगे। देखो ये एक ट्राइंगल दे रखा है, इसने तीनों की लेंथ, ये वर्टिसेस दे रखे हैं 4,-3, ये 1,5 और ये 7,4। इसने बोला कि जो जी इसका सेंट्रोइड है, बीजी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब बीजी की लेंथ पूछ रहा है अपन से। मैं सबसे पहले बी निकालूंगा, सेंट्रोइड निकालूंगा। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, यानी 7 और 1 8 और 4 12/3 करेंगे 4 आ जाएगा। 4 और 5 9, 9 में से 3 जाएगा, 6/3 करेंगे 2, ये सेंट्रोइड जी आ गया। अब इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वाला, वो कि 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 में से 5 गया -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 9, यानी ये 18 का रूट, या फिर मैं बोल सकता हूँ 4√2, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3√2, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करेंगे 9 दूनी 18 बन जाएगा, या फिर 3√2 लिख दो, कैसे भी आपकी मर्जी है, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर पे चल लेते हैं। इजी क्वेश्चन चल रहे हैं सच में, मतलब ऐसी कोई दम वाली बात है ही नहीं चीजों में। देखो 8 डे वेयर ऑस्ट्रेलिया है, मतलब n की वैल्यू 8 है। ये बोल रहा है मीन काउंट ऑफ m ऑफ कार्टून्स पर डे वाज 17, मतलब मीन की वैल्यू 17 दे रखी है, या फिर x बार को बता दो। आगे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेली काउंट्स, या फिर सिग्मा x स्क्वायर अगले ने लिख दिया 2704 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट होता है सिग्मा x का स्क्वायर और माइनस में मीन का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर। और इसमें भाग किसका लगता है, इस वाले में n का भाग लगता है नंबर ऑफ वैल्यूज का। तो सिग्मा मेरे को निकालना है, अंडर रूट लेना है, ये वैल्यू है 2704,
n का भाग लगेगा, मतलब 8 का भाग 17 का स्क्वायर करना है, 289 आ जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, इससे इसको काटो, 8 3 24, 30 के लिए कितना आ जाएगा, फिर 8 3 24 और 64 के लिए इतना आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 9 मतलब 18 में से 9 जाना है, 49 आएगा ऑब्वियसली, यानी रूट इसका 7 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली फाइंड हो गया। 20 नंबर देखो क्या बता रहा है, मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। कैसे करेंगे कि ए और बी इवेंट्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालनी है। भाई मेरे को ये पता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ मैं, पर मेरे पास में तो इस चीज की वैल्यू ही नहीं दे रखी, ना इसने इंटरसेक्शन वाली वैल्यू दे रखी, तो इनको अपन क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंसिडर कर लेंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है कि जब भी मेरे को ऐसी कोई चीज दे रखी होती है ना, मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ पी ऑफ ए डैश और इनटू में पी ऑफ बी डैश, हाँ या ना, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। और ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, और ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस पी ऑफ बी, हाँ या ना, सारी चीजें मिल गई, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा। ये 1 माइनस 5/12 करेंगे यानी 7/12, ये 1 माइनस 1/7 करेंगे यानी 6/7, ये दोनों कट गए 2 बार, ये 7 से 7 कट गया, 1/2 आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत लगी क्या इसके अंदर? इंडिपेंडेंट इवेंट वाली बस बात ध्यान में रख लेना कि जब भी ऐसी कोई चीज नहीं हो तो मैं मान के सिंप्लीफाई करूंगा, भाई आंसर तो निकालना ही पड़ेगा अपन को। बाकी इसका पूरा प्रूफ मैं बताने जाऊंगा तो ये ऐसे पड़ेगा कि 1 माइनस, अब देखो इस चीज की वैल्यू क्या होती है, ये मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है कि पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी और माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे कि भाई इस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोलूंगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। एक्चुअली में अपन ये पढ़ते हैं, अब इनमें से क्या होगा, ये देखो ऐसे मैं बता देता हूं कि ये अंदर माइनस जाएगा तो 1 माइनस पी ऑफ ए आएगा, माइनस पी ऑफ बी आएगा, प्लस में आ जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब यहां से अपन क्या करेंगे, पी ऑफ बी कॉमन निकाल लेंगे, तो ये देखो 1 माइनस पी ऑफ ए आ गया, यहां से अपन ने पी ऑफ बी कॉमन निकाला तो फिर से 1 माइनस पी ऑफ ए बच जाएगा, फिर 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन आएगा तो 1 माइनस पी ऑफ बी बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चीज लिख दी थी। आप भी डायरेक्टली ही लिखना, एग्जाम में इतना सब नहीं करना है, ये तो बस मैंने एक एक्स्ट्रा प्रूफ बता दिया जिसकी कहीं कोई नीड नहीं। समझ में आ गया होगा। 21 नंबर पे आते हैं, यूनिट डिजिट बताना है, जो तो इतनी देर से अपन क्वेश्चनों के बीच में ही करते हुए आ रहे थे। भाई 4 को 7 से किया 28 यानी 8 आएगा, इस 8 को 2 से किया 16 आएगा, मतलब 6 यूनिट डिजिट मिलेगा, ये करेक्ट है। मतलब ये तो ऐसे मान लो कि बोनस है एक तरीके से। 22 नंबर में क्या है, रेंज, ये भी है बोनस का ही क्वेश्चन है। क्यों है कि रेंज मैंने बताई थी लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। भाई हाईएस्ट इनमें देखो क्या दिख रहा है, 88 दिखा है अभी तक, तो इससे बड़ा 89 दिखा है और कुछ नहीं है, मतलब 89 में से माइनस करना है। अब छोटा देखो भाई, छोटा 4 दिखा है, 4 से छोटा 2 दिखा है, तो 89 माइनस 2 करेंगे 87 करेक्ट आंसर। अब देखो भाई 23 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए काम के 40% को 8 दिन में कर सकता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई 8 दिन में 40% कर रहा है, मेरे को 100% निकालना है, ये 5 और 20 बार काट देगा, मतलब 20 दिन में पूरा काम कर देगा। बी वाला बंदा 1/3 6 दिन में, मतलब पूरा काम 18 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजी चीज है। एलसीएम निकाल दो, 180 आ जाएगा, ये 9 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, मतलब ये इनके एलसीएम आ गए। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम मिल गए। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बोल रहा है कि अल्टरनेटली काम 3/5 काम कितने टाइम में कर देंगे, मतलब मेरे को क्या करना है 180 काम का 3/5 काम करवाना है, मतलब ये से 36 बार काटेगा, यानी 108 ही काम चाहिए बस मुझे। ये 108 काम को कैसे करेंगे, अल्टरनेटली भाई 10 और 9 19 काम कर रहे होंगे ये 2 दिन के अंदर। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूं तो ये 95 काम कर देंगे 10 दिनों में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब बी वाला बंदा आएगा, वो 10 काम करेगा, 1 दिन ले लेगा, मतलब 105 काम हो गया और 11 दिन निकल चुके हैं। अब बस मेरे को 3 ही और काम करवाना है, यानी 3/9 दिन और लग जाएंगे, मेरा पूरा काम हो जाएगा। ये 1/3 आ जाएगा, मतलब 11 से 1/3 बोल दो या फिर 34/3 दिन बोल दो, इतना मेरे को टोटल टाइम लगेगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 105 और 3 108 काम कंप्लीट करा दिया। ठीक है भाई, 24 नंबर पे आ जाते हैं। 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, इजीली हो जाएंगे। कि भाई 30 बॉक्सेस दे रखे हैं एक रूम के अंदर, जिन पे नंबर लग रखा है 1 से लेके 30 तक। एक बॉक्स निकाला है रेंडमली, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉक्स है वो आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और 6 हो। अब देखो इस क्वेश्चन में फंसाया गया है, वो डायरेक्टली 6 के भी बोल सकता था, वो डायरेक्टली 2 के भी बोल सकता था, पर उसने और पता है बोल के कंफ्यूज किया है बस। क्यों? क्योंकि जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो 6 के तो कंफर्म ही होंगे ना, क्योंकि ये खुद इसका एक मल्टीपल है, हाँ या ना। तो मैं डायरेक्टली 2 वाले मल्टीपल ही लिख लूंगा ना 1 से 30 तक, और वो भी लिखने की नीड नहीं है
क्योंकि देखो 2 4 6 8 ऐसे करके 30 तक भाई मेरे को पता ही है आधे नंबर तो पक्का ही होंगे, आधे नंबर ही प्राइम होते हैं, सॉरी इवन होते हैं, वो तो सारे 2 से होंगे, तो 15 नंबर होंगे मेरे फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम तो 30 है, तो 15/30 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। और वैसे भी मैं आइदर को भी सोल्व करता तो और आता, मतलब आइदर और के अंदर ऑब्वियसली प्लस होते हैं, तो मेरे को दोनों के कंसिडर करने होते, यानी डायरेक्ट ऐसा आंसर बता सकते हैं। 25 नंबर में क्या बता रहा है, ये निकालना है। अब बताओ ये कोई क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर ये एक्सप्रेशन दे रखा है भाई, इधर -1/3 है, मेरे को ये पावर्स को सिंप्लीफाई करना है कि ये x³ बन जाए। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पावर इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बनेगा √2 + 1 -1/3, मैंने इसको -3 से गुणा कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, हाँ या ना। तो x³ -3 या फिर 1/x³ बराबर कितना मिल गया, √2 + 1। भाई मेरे को एक वैल्यू तो मिल गई, अब ये मेरे को ये और चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, यानी x³ इसका रेसिप्रोकल बन गया 1/√2 + 1। पर इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करेंगे, ये तो देखो चीज पूरी हट गई, x³ की वैल्यू मिल गई मेरे को, कितनी मिली, ये मेरे को ये प्लस ये करना है, -1 और +1 कटेंगे, 2√2 मेरा आंसर आ जाएगा। सॉरी माइनस करना था ना, माइनस करेंगे तो √2 कट जाएंगे, और 1 देखो ये ऐसे होगा, मतलब कि इसमें से ये माइनस करना है ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, चलो मैं मिटा देता हूँ यार, ये वरना कंफ्यूज कर देगी ये चीज, तो ठीक है, मेरे इसको लगा कि प्लस करना है, देखो ये ऐसे होगा √2 - 1, अब ये माइनस करना है तो -√2 - 1, ये कटेंगे, -2 आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं, PQ और QR का रेशियो दे रखा है, और ये भी ठीक है, देखो इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ। P और Q दे रखा है अपन को 6:5, फिर Q रेशियो R दे रखा है 7:10, मतलब 7:10। ये 5 को इधर लिखो, ये 7 को इधर लिखो, ये बेस्ट मेथड होता है करने का। ये बनेगा 42, ये बनेगा 35, ये बनेगा 50। कटेंगे नहीं, पड़ा रहने दो। लेकिन इसने क्या बोला, P और R को प्राइम नेचुरल नंबर है, मतलब P और R को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। भाई 42 में और 50 में तो है कॉमन फैक्टर, क्या है, 2 से कट रहे हैं, तो दोनों को 2 से काट दो, वो कॉमन फैक्टर ही हटा दो, यानी इधर 21 आएगा, इधर 25 आएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये को प्राइम नेचुरल नंबर बन गए। इसने बोला वैल्यू बताओ इसकी, P² + R² की। 21 का स्क्वायर कितना, 441, 25 का स्क्वायर कितना, 625, ये 6, ये 6, ये 10, 1066 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताओ इनसे नहीं आ पाता ना, क्योंकि वो को प्राइम नंबर नहीं थे। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी होती हैं चीजें बहुत मायने रखती हैं, ध्यान दे लेना इनका। 27 नंबर पे आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इजीली हो जाएंगे। 5 मैन और 12 वुमेन 5 दिन में काम को कर सकते हैं। 5 मैन और 12 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, और यही काम 16 आदमी क्या है 20 और 20 वुमेन क्या है, ये काम 2 दिन में कर रहे हैं। भाई यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा मेरे को। ये 25 मैन बनेंगे, ये 32 मैन बनेंगे, इधर लाके घटाऊंगा तो 7 मैन आ जाएगा। ये 60 वुमेन, ये 40 वुमेन, यानी 20 वुमेन आ जाएगी। तो मैन अपॉन वुमेन को अपन सोल्व करेंगे, 20/7 आएगा। ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब मेरे को इससे क्या करूं भाई, मैं पहले मेरे को टोटल वर्क तो चाहिए ना आगे जो भी सोल्व करवाएगा उसके लिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखो 5 × मैन रख दो यहाँ पे, तो 5 × 20 100 बनेगा, 12 × वुमेन रख दो 784 बनेगा, तो 184 × 5 मेरा टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क का मेरे को 7/8 काम करना है, ये करवा दिया। करवाना किससे, 23 वुमेन से करवाना है, तो 23 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 7, इससे ये काम करवाना है। 7 से 7 कट गया, 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16 और 24 के लिए 3 आ जाएगा, 23 से 23 कट गया, 5 दिन ले लेंगे, ये 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इजी है एकदम, चीजें कैलकुलेशन करवा रहा है बस अपन से। अब मीन पूछ रहा है तो देखो कोई काम की चीज नहीं है, 2 × 3 करेंगे 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं अपन बस। तो और ये 5 × 4 यानी 20 आ जाएगा, 8 × 2 16 आ जाएगा, 10 × 6 60 आ जाएगा। नीचे मैंने क्या बताया, कभी भी वैल्यू नहीं आती, फ्रीक्वेंसी आती है, कि मतलब अपन क्लास का हाइट वेट ये सब कभी नहीं लिखते हैं, नीचे हमेशा जो फ्रीक्वेंसीज या फिर रेशियोज होते हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है। तो 4 3 7 2 9 6 15 आ जाएगा। तो ये बन गया 60 20 80, और ये कितना है 22 है, यानी 102/15 करना है। 3 से कट रहे हैं ये 5 बार, और 3 से ये कट रहा है कितनी बार, 3 और 34 बार। अब ये सोल्व नहीं करना होता, इसका डबल करो, 1 पॉइंट लगा दो, तो इसका डबल 68 पॉइंट लगाया, ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। 29 नंबर पे आते हैं, 2 गर्ल हैं आइदर साइड ऑफ टेम्पल दे रखे हैं, जिसकी हाइट है 318 मीटर, यानी ये 318 मीटर का है। इसके एक गर्ल इधर है, एक गर्ल इधर है, इन दोनों को मिला देते हैं अपन।
ये बोल रही है टॉप ऑफ एंगल देख रही है, एक तरफ से 45 डिग्री है, एक तरफ से 60 डिग्री है। भाई अगर ये 45 है, ये 318 है, तो ये भी 318 होगा, क्योंकि tan 45 मतलब वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। और जब 60 देर का होता है तो ये वैल्यू होती है 318 बट्टे √3। भाई ये ध्यान रख लेना, ये चीजें जिसको समझ नहीं आ रही है वो tan 60 रखना। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, tan 60 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 318 बटे √3 आ जाएगा। अगर यहाँ 30 होता ना तो मैं क्या करता, 318 इंटू √3 लिखता। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे को ये √3 तो हटाना पड़ेगा भाई, तो मैं इसको सोल्व करूंगा। ये कितनी बार कटेगा? 109 बार कटेगा। ये 109 √3 आ गया। ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बता दो इन दोनों गर्ल्स के बीच में, इन दोनों को घटाओ भाई, मतलब सॉरी ऐड कर दो ना, क्योंकि ये और ये वैल्यू को ऐड करेंगे जब भी तो टोटल दूरी मिलेगी। तो देखो 318 और प्लस में 109 √3 मेरा आंसर है। अब ऑप्शन चेक करो भाई, सब में बार ये कॉमन है ये चीज। अच्छा मैंने 9 क्यों लिखा है? 6 आएगा ना, 6 × 18 होता है, तो ये कोई बात नहीं। अब देखो 106 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि ये 3 गुना है इसका और यहाँ √3 आ गया, तो 106 3 + √3, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है कि भाई देखो एक पर्सन ने x रुपए इन्वेस्ट करे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 29 की रेट से 3 साल के लिए। तो मैं इनका मान लो ऐसे मान लेता हूँ कि 100 रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 3 साल के लिए, 87 रुपए आएगा, 29 × 3 करके। अब देखो इन दोनों का अंतर ही इसने इस क्वेश्चन में 975 दे रखा है, 975 लेस देन अमाउंट इन्वेस्टेड। तो 975 वैल्यू बटा किसकी? 13 की, क्योंकि इनका अंतर 13 है। मेरे को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 13 से ये कितनी बार कटेगा? 13 संती 91 होता है और 13 पंजे 65 होता है। 7500 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मैं आज के पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक तो वो जो 11 नंबर वाला था और एक सेकंड नंबर वाला जो था, जिनमें दम वाली बात थी। बाकी तो सारे क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के थे, कहीं कोई इशू नहीं था। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले पेपर के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।